लॉकडाउन सैटरडे से खुलेगा। अब ये आप पे जिम्मेदारी है। लोगों ने एहतियात ना की, हमें तो फिर से बंद करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना के जो कंफर्म पेशेंट्स हैं उनकी तादाद 24,000 से बढ़ चुकी है और जो एक्टिव केसेस हैं वो 17,000 से ज़ायद हैं, जबकि 6,500 वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना को शिकस्त दी है और वो सेहतयाब हो गए हैं। और ये बड़ा ज़रूरी है इनको डिस्कस करना, इस पे बात करना, जबकि डेथ्स जो हैं वो 550 से ज़ायद अब तक हो चुकी हैं। नाज़रीन, अब चूँकि हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, फैसले भी आज हुए हैं बड़े इंपॉर्टेंट नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज के शो में हमने नाज़रीन पहली मरतबा हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है उन शहरियों को, उन अफराद को कि जो कोरोना वबा में मुब्तला हुए और उसके बाद वो सेहतयाब हुए हैं, तो इस पीरियड के दौरान वो किस तरह की कैफियत से गुजरे और किस मुकाम पे उन्हें लगता है कि उनसे बेएहतियाती हुई कि वो कोरोना वायरस की वजह से वो इन्फेक्ट हुए। और हम उनके तजुर्बात भी अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे और कौन कौन सी ऐसी एहतियातें हैं जो हमारे नाजरीन को करनी चाहिए कि जिनसे वो इन्फेक्ट हो सकते हैं, उन्हें बचना चाहिए। और टेस्टिंग का नाजरीन एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि अब कोरोना वायरस में मुब्तला होना, इस कोरोना वबा में मुब्तला होना हमारी सोसाइटी के अंदर लगता है एक जुर्म बन चुका है। बदकिस्मती है, ये नहीं होना चाहिए। लोग अब जो मुआशरा जिस तरह से मिसट्रीट करता है कोरोना के जो पेशेंट्स हैं जिनमें पॉजिटिव आ जाता है, जिसके डर की वजह से लोग नहीं करवाते, डिस्करेज होते हैं, टेस्ट नहीं करवाते कि शायद मुआशरे में हमें बुरी निगाह से देखा जाएगा, लोग हमें मिसट्रीट करें शायद। तो ये सिलसिला कैसे रुकना चाहिए, लोग कैसे इनकरेज हों कि वो टेस्ट करवाएं। तो हमने आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है उन तमाम अफराद को जो कोरोना वबा में मुब्तला होने के बाद से जावे हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल अली साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, वो दोबारा से उनका टेस्ट जब हुआ तो वो नेगेटिव आ चुका है, वो रिकवर हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरशद महमूद उपल साहब रावलपिंडी से, ये ख़ुद भी डॉक्टर हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं मुबशिर सत्ती साहब इस्लामाबाद से, ये भी कोरोना में मुब्तला हुए, उसके बाद रिकवर हुए। और हमारे साथ मौजूद है सरदार खालिद जावेद साहब, आपने बरतानिया से इन्हें अपने साथ लिया है, चूँकि वहाँ के तजुर्बात भी हम चाहते हैं कि आप तक पहुँचे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। चूँकि बरतानिया में अमवात के अतबार से अगर देखा जाए तो बरतानिया दूसरे नंबर पर आ गया है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। और नाजरीन, आज की अगर मैं आपके साथ सूरत हाल शेयर करूँ, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इंतज़ामात हैं, वायरस तो फैल रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो इंतज़ामात हमारी रियासती मशीनरी है उसने जो अब तक किए हैं कोरोना वबा से निमटने के लिए, उसमें अगर हम देखें टोटल जो अस्पताल हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जहां कोरोना मरीज़ों के लिए वो 215 हैं, और टोटल बेड्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं उन अस्पतालों के अंदर वो 2,942 हैं, जबकि जो करंटीना सेंटर्स हैं वो 63 हैं पूरे मुल्क के अंदर, और टोटल बेड्स उनके अंदर जो अवेलेबल हैं कोरोना पेशेंट्स के लिए वो है 23,557। तो टोटल जो बेड्स की तादाद हमारे पास बनती है पूरे मुल्क के अंदर वो 26,500 से ज़ायद है तकरीबन। और कोरोना के मरीज़ों के लिए जो वेंटिलेटर्स हैं इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, चूँकि कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो ज़्यादा क्रिटिकल होकर जिन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, इसका तज़किरा पहले दिन से आप सुन भी रहे, तो 2200 के करीब वेंटिलेटर्स हमारे पास दस्तियाब हैं। और मज़ीद के लिए कोशिश हो रही है कि मज़ीद अरेंज किए जाएँ, कुछ लोकली भी बन रहे, कुछ बाहर से मंगवाए जा रहे हैं। और इस वक्त जो कोरोना के वो मरीज़ जिनकी सूरत हाल क्रिटिकल है, जो वेंटिलेटर्स पर हैं वो 226 हैं, यानी हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ वेंटिलेटर्स अभी इस वक्त इस मौके पर दस्तियाब है। और अस्पतालों और करंटीना में जो मरीज़ हैं वो तकरीबन 4,960 हैं, ज़्यादा लोग अपने घरों के अंदर क्वारंटाइन हुए हुए हैं। तो ये कुछ आदाद शुमार थे। सबसे पहले चलते हैं फैसल अली साहब आपकी तरफ आते हैं। मैं चाहता हूँ नाजरीन की ज़रा अवेयरनेस के लिए आप बताएं कि कैसे आपको शुबा है, आपको लगता है कि आप इन्फेक्ट हुए, आपको ये वायरस लगा, कहाँ आपको लगता है कि आपसे बेएहतियाती हुई, क्योंकि देखने वाले जो हैं हम लोग भी उसमें, मैं भी शामिल हूँ, ज़ाहिर है हम लोग एहतियात नहीं करते, बहुत सारी चीज़ों को हम बहुत लाइट ले रहे हैं जो एहतियातें हमें बताई जाती हैं। क्या कहेंगे, कहाँ आपको शुबह है कि बेहतियाती हुई? मुझे जो लगा है, हमें या तो राशन की तकसीम में लगा है, या जो है हमारे दफ्तर में जब हम बैठते थे, काम करते थे, ये जो सारी इमरजेंसियां निपटाते थे, उसमें से किसी से लगा है
इसके अलावा हमने ऑफिस में गिलास की जो है वो इस्तेमाल पे पाबंदी लगा दी थी। हर कोई अपनी पानी की बोतल जो है वो फिल करके लेकर आता था, वही इस्तेमाल करता था, ताकि एक दूसरे के गिलास इस्तेमाल ना करें। और दूसरा एहतियाती तदाबीर हमने बहुत अपनाई थी, लेकिन मुझे खुद समझ में नहीं आया कि जो है वो कहाँ गलती हुई। या तो राशन की तकसीम में हुई है, या जो है वो किसी मरीज को शिफ्ट करने में कोई जो है वो गलती हो गई है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन जब हम मरीज को शिफ्ट करते हैं तो उस वक्त हम मुकम्मल गियर पहनते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। और मुमकिन है जो मोस्ट है कि राशन की तकसीम में लगा है, या ऑफिस के अंदर पेन वगैरह एक दूसरे के जो इस्तेमाल करते हैं उसकी गलती से लगा है, कहीं ना कहीं से लगा है। इसका एग्जैक्ट हमें नहीं अंदाजा हुआ। ठीक, एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आपने एहतियात बहुत ज़्यादा की, उसके बावजूद बार जितनी एहतियात की जाए वो उतनी ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर अरशद साहब, आपकी तरफ आता हूँ। सर, आपको क्या लगता है कहाँ आपसे बेएहतियाती हुई? मुमकिन तौर पर ज़ाहिर एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता कि जिस वजह से आप इन्फेक्ट हुए, और क्या पैगाम देंगे लोगों को एहतियात के एतबार से? मैं एग्जैक्टली आपको बता सकता हूँ। मेरा छोटा भाई है खालिद महमूद उपल, वो पाकिस्तान स्टील में जॉब करता है कराची में। 13 मार्च को वो पिंडी पहुंचा, वो बाई ट्रेन आए थे, और यहाँ पहुंचने के 3-4 दिन बाद उसको बुखार शुरू हो गया, खांसी शुरू हो गई। उसको मैं ख़ुद भी डॉक्टर हूँ, नॉर्मल जो ट्रीटमेंट था उसको दिया, देखा सब कुछ, डॉक्टर्स को भी दिखाया, उन्होंने भी दवाई दी, तो वो दवाई वो ले रहा था। लेकिन इसी दौरान पे उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई। फिर मैं उसको हॉस्पिटल में लेके गया तो वो उसके एक्सरेज हुए और सब कुछ हुआ, और डॉक्टर ने कहा कि इसको दाखिल करना पड़ेगा ताकि इसका वो जो हम टेस्ट कर सकें। फिर उसको दाखिल कर लिया गया, और उसी दिन रात को उसका टेस्ट हो गया। दूसरे दिन टेस्ट आया तो उसका पॉजिटिव था। फिर उन्होंने उसको उधर इसी BBH बेनज़ीर भट्टो हॉस्पिटल से बराह रास्त उन्होंने कोरोना सेंटर में, जो कि उन्होंने रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में बनाया हुआ है, यूनिवर्सिटी पार्क के साथ है, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। और रात को ही फिर हमारे भी सारी पूरी फैमिली के टेस्ट हुए थे, सारी आलमोस्ट सारी फैमिली। 3 बच्चे छोड़ के, एक 14 साल का बच्चा था, वो खालिद का ही बेटा था, खालिद के साथ ही कराची से आया था, वो नेगेटिव था। और एक मेरा बेटा, उसका मेरा पोता है वो मुश्तबा, वो नेगेटिव था। और एक मेरे छोटे बेटे का बेटा माद, वो 2 माह का था, वो नेगेटिव था। तो बाकी सारे जो हम खालिद की फैमिली भी वो आई थी, वो एक शादी के सिलसिले में आए थे पिंडी, और वो भी पॉजिटिव थी। मेरी फैमिली भी पॉजिटिव थी, मेरे बेटे की भी और दूसरे बेटे की, सारे हम पॉजिटिव निकले। फिर उन्होंने हमें दूसरे दिन आए तो कहते हैं जी आपका और आपकी मिसेस का पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। तो हमें फिर कोरोना सेंटर में ले गए। दूसरे दिन फिर आए, कहते हैं नहीं जो गलती हो गई है, सबके पॉजिटिव हैं। फिर सबको उन्होंने उधर कोरोना सेंटर में 7 बंदों को उधर कोरोना सेंटर में शिफ्ट कर दिया। ठीक। तो ये हमारी जो हमें जो लगा है ना, वो अपने छोटे भाई से लगा है। वो कराची से बाई ट्रेन आया था, और ट्रेन में वो आपको पता है सारे इधर उधर मुसाफिर आते जाते हैं, उतरते भी हैं, चढ़ते भी हैं। और उन्हीं दिनों में ये लोग ईरान से आ रहे थे कराची से, फिर वो पूरे मुल्क में जा रहे थे। आपको लग रहा है मुमकिन तौर पर आपके भाई को ट्रेन में सफर करने की वजह से लगा? मुमकिन तौर पर। ठीक, मुबशिर सत्ती साहब, ट्रेन में सफर के दौरान लगा। ठीक, ट्रेन में सफर के दौरान आपके भाई को लगा। मुबशिर सत्ती साहब, आप इस्लामाबाद से हैं, आप कैसे इन्फेक्ट हुए, जरा बताइएगा। बहुत शुक्रिया सबसे पहले समर भाई आपका। मैं ये बताता चलूं समर भाई के, सब मेरे जो वालिद साहब है ना, उनको पहले ये डायग्नोज हुआ कि उनका कोरोना पॉजिटिव है। तो वो उन्होंने जो ज्यादा यूज किया है ना, वो 2 दफा ATM में गए। तो जो जहां तक हमारे घर में हमारा ताल्लुक है, मतलब है, बाकी तो हम बाहर जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन ATM से उनको मोस्ट प्रोबेबली कि उन्हें ATM से ये हुआ है। और उसके बाद आफ्टर दैट मैं हो गया हूँ, मेरी मिसेज, मेरे वालदा, मतलब हमारी पूरी गली में 16 to 19 केसेस हो गए थे। मेरे चाचू, वो सब इसी वजह से फिर इन्फेक्ट हो गया सारे। अच्छा, ATM से मुमकिन तौर पर आप कहते हैं कि उनको लगा है, और वो कोई उस वक्त ग्लव्स और मास्क वगैरह कोई चीज यूज नहीं कर रहे थे? नहीं, मतलब वो अभी शुरू के दिन थे उस टाइम, और उन्होंने ग्लव्स यूज नहीं किया, मतलब ग्लव्स नहीं उन्होंने यूज किया, मास्क तो करते थे, उसके इतने अवेयरनेस मेरी थी, ग्लव्स नहीं थे, उन्होंने ATM यूज किया, और उस वजह से हमारे पूरे मोहल्ले में काफी ज्यादा ये फैल भी गया था। लेकिन जहां तक मुझे अंदाजा है कि ATM से लग सकता है, वहां से उन्होंने मुमकिन तौर पर ATM से लगा है, चूंकि वो ग्लव्स इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। यानी कि ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूरी है अगर आप बाहर निकलते हैं। कई लोग हम देखते हैं उन्होंने
मास्क तो पहने होते हैं, लेकिन ज़ाहिर आप ATM पे जाते हैं, कई सतहों को आप टच करते हैं, कई जगहों पे आपका इंटरेक्शन होता है, ख़रीदारी करते हैं आप, तो ग्लव्स का इस्तेमाल यानी कि हम इस नतीजे पहुंचे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ ये बताता चलूं कि ये हमारे एक शॉपकीपर है इधर पास, उनको भी हो गया पॉजिटिव, और उस वजह से ना हमारे पूरी गली में 16 to 19 केसेस हो गए, बल्कि मेरे दादा जान की डेथ भी हो गई ड्यू टू कोरोना। तो ये मोस्ट प्रोबेबली कि ये नोट जो करेंसी नोट की वजह से फैला है, जहां तक मेरा अंदाजा है। यहाँ से मजीद आगे गली में जो फैला, उनसे दुकान में लगा, दुकानदार को लगा, वहां से आगे करेंसी नोट्स के थ्रू दीगर लोगों को लगा। तो ये ट्रेंड है नाजरीन, जिस तरह से ये वायरस फैलता है। और बरतानिया से हमारे साथ मौजूद है जनाब सरदार खालिद जावेद साहब। सर आप बताइएगा वहाँ पे क्या सूरत हाल है? वहाँ तो बताया जा रहा है काफ़ी सूरत हाल तशवीशनाक है, आप वहाँ पे किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं और आप किस तरह मुमकिन तौर पर इन्फेक्ट हुए? मैं चाहता हूँ ज़रा वहाँ की सूरत हाल भी लोगों तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं लॉकडाउन से पहले ही जो है ना शिकार हो गया था कोरोना का। अच्छा। 16 मार्च को मेरी तबीयत खराब हुई, मुझे बुखार हो गया था, और इस तरह बुखार आस्ता आस्ता वो बढ़ता गया, इतना शिद्दत से हुआ कि रात को मुझे पसीना आता था, सारे कपड़े गीले हो जाते थे, ठंड लगती थी, और फिर 3-4 दिन गुजरे और वो मुझे सांस लेने में दुश्वारी आ रही थी। तो यहाँ का जो रूल है NHS का कि पहले अगर ऐसे सिम्टम्स हों तो 1 हफ्ता आपने सेल्फ आइसोलेशन में रहना है, बिल्कुल, उसके बाद हॉस्पिटल से कांटेक्ट करना है। तो मुमकिन तौर पर सर आपको कहाँ से लगा होगा ये वायरस, क्या लगता है आपको? जी कोई कंफर्म नहीं है। उस वक्त तो बाहर फिरते थे हम, लॉकडाउन भी नहीं था, तो मुझे कोई समझ नहीं आई कैसे लगा है, कहाँ से लगा है। ठीक। तो जी फिर एक हफ्ते के बाद एम्बुलेंस मुझे हॉस्पिटल में लेके गई, उन्होंने एक्सरे किए, नॉर्मल प्रोसीजर होता है, डॉक्टर साहब भी उधर बैठे हुए सुन रहे हैं, वो सारे टेस्ट लेते हैं। मुझे उन्होंने बताया कि निमोनिया हो गया है। सही। फिर ये कोविड-19 यानी कि कोरोना का फिर वो स्वाब टेस्ट लिया गया। सही। फिर मुझे उन्होंने दूसरे दिन बताया कि ये कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया है। ठीक। तो उन्होंने फौरन जो है ना एंटीबायोटिक, पैरासीटामोल और ऑक्सीजन इससे ट्रीट किया है। ठीक है। तो मैं 2 वीक में हॉस्पिटल में था, लेकिन इस 2 वीक के अंदर जो है ना मेरी हालत बहुत बिगड़ गई थी। अच्छा। यानी कि हॉस्पिटल में पहुंचने के 4 या 5 दिन बाद जब उन्होंने दोबारा एक्सरे लिए तो उन्होंने कहा है कि तुम्हारी हालत पहले से ज्यादा खराब है, तुम्हें ICU में लेके जाएंगे। मेरे बच्चे जो हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट था, मेरी बड़ी बेटी भी, उसका भी ताल्लुक है NHS से। सही। तो वो राब्ते में था डॉक्टर, तो डॉक्टर ने कहा कि नेक्स्ट डे इसको लेके जाएंगे ICU में, वेंटिलेटर पे डालेंगे। ठीक। फिर मेरी बेटी ने उधर पाकिस्तान फोन किया, अपनी दादी को बताया, सारे रिश्तेदारों फैमिली को, यहाँ भी मेरे भाइयों ने। सही है। उन्होंने सबका खैरात किया है, दुआएं की हैं, और ठीक है, कर्म हुआ है कि मुझे ICU में वो नहीं लेके गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी आप यानी कि रिकवर हो गए। चले मैं सर दोबारा तो आपकी तरफ सर अब नाज़रीन कुछ आदाद शुमार में दीगर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ पे ट्रेंड क्या है कोरोना वायरस का, किस एज ग्रुप्स के अंदर ज़्यादा लोग मुतासिर हो रहे हैं। और अमवात के अतबार से भी अगर मैं बात करूँ तो अगर हम कोरोना के मरीज़ों की बात करें उम्र के तनासब से, तो 10 से 19 साल के जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनमें 6.98% इसकी शरह है। 20 से 29 साल के जो शहरी उनमें 21.56%, 30 से 39 साल के शहरियों में 21.05%, 40 से 49 साल के अफराद में 15.98%, 50 से 59 साल के 13.85%, 60 से 69 साल के 9.36% और 70 साल से अबव जो है उसकी तकरीबन एवरेज देखिए तो वो 4% से अबव है। अब इसमें इंटरेस्टिंग जो चीज़ ये है कि 20 से 50 साल के दरमियान के जो एज ग्रुप के जो शहरी हैं उसमें 49% ऐसे हैं जो 20 से 50 साल की उम्र के दरमियान में हैं। और अगर हम अमवात की बात करें तो उसमें जो अदाद शुमार आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे होंगे, उसमें जो ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं, जिनकी डेथ्स हुई हैं, वो आप इन अदाद शुमार में आप देख सकते हैं कि वो 50 साल से अबव जो शहरी हैं, जिनकी उम्रें 50 साल से ज़्यादा हैं,
वहाँ आपको ज़्यादा शहरी जो है उनकी जिनकी शरह जो है अमवात की उनमें ज़्यादा है, जिसमें 50 से 59 साल में 25% है, 60 से 70 में 32% है, 70 से अबव 16%, बल्कि ये बन जाती है कोई 23% के करीब बन जाती है, उससे अबव यानी 80% ऐसे लोग हैं जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। लेकिन ज़ाहिर है जो नौजवान हैं जवान हैं वो इन्फेक्ट हो रहे हैं, उनमें अमवात की शरह कम है, लेकिन वो कैरियर जिस तरह बात होती है वो ज़रूर हो सकते हैं। अब बात हो जाए ज़रा कि जब क्वारंटाइन हुए, टेस्ट हो गए, पॉजिटिव आ गए, तो उस वक्त क्या कैफियत रही? फैसल अली साहब, किस मौके पे आपको लगा कि आपका टेस्ट होना चाहिए, और जब आपका पॉजिटिव आ गया तो पहली जहन में क्या ख्याल था, क्या सोच आई पहली जहन में, और क्वारंटाइन में आपने टाइम कैसे गुजारा? हाँ, मुझे जब मैं इस्लामाबाद आया हुआ था तो इस्लामाबाद में मुझे दूसरा दिन था, और मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, 14-15 तारीख थी। उसमें मैंने जो है ना, मुझे सबसे पहले तो बुखार जैसा महसूस हुआ, सर में दर्द और जिस्म में दर्द, और मुझे अंदाज़ा हो गया कि जो है वो मुझे कोरोना का है। और मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे जो है ना कोरोना के सिम्टम्स ज़ाहिर हो रहे हैं, और मैंने उस दिन से अपने आप को आइसोलेट कर लिया। और 16 या 17 तारीख थी। इसके बाद मेरा 21 तारीख को जो है वो पॉजिटिव टेस्ट मेरे जो है वो आया है, और इसमें जो सिम्टम्स आए हैं, सर दर्द है, जिस्म में दर्द है, और बुखार था। रात के वक्त अमूमन बुखार होता था, शाम के वक्त, रात के वक्त, और 100 डिग्री तक का बुखार होता था, इससे ज़्यादा नहीं था। और मेरे को एक मोशन भी हुए थे, और इसके अलावा जो है यही निशानी, 3 दिन पहले मुझे उल्टी के ख्यालात आए थे, तो ये भी उसी की एक निशानी में शुमार किया जाता है। सही। तो सर अब कैफियत क्या थी, पहला ख्याल क्या आया जहन में जब आपका पॉजिटिव आया? उस वक्त फौरी क्या आपका रद्द-ए-अमल था उस वक्त, अंदरूनी तौर पर अगर मैं बात करूँ? मेरे पॉजिटिव 21 तारीख को मुझे पता चला, लेकिन मैंने अपने आप को क्वारंटाइन 17 तारीख से किया हुआ था। 4 दिन पहले ही तकरीबन जो है वो अपने आप को मतलब सेल्फ आइसोलेशन किया हुआ था, और मुझे अंदाजा हो गया था। तो इसके बाद से मैंने आइसोलेशन जो है वो कंटिन्यू रखी। फिर NIH से 3 हेल्थ ऑफिसर्स आए, उन्होंने मेरा पूरा इंटरव्यू लिया। मेरे साथ जो ट्रैवलिंग कर रहे थे उन सबका भी जो है वो टेस्ट किया, और अल्लाह का शुक्र है क्योंकि हम एहतियात बहुत ज़्यादा कर रहे थे, तो किसी का भी पॉजिटिव नहीं आया। और सफ़र के दौरान मेरे घर में भी जो है वो किसी को कुछ सिम्टम्स नहीं आए, तो उनका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ, और वो अभी भी महफूज हैं। तो क्या एहतियातें की आपने सर, जब आप आइसोलेशन में थे, करंटीना हो गया, आपने क्या एहतियाती तदाबीर आपने इख्तियार की? जिस तरह बता रहे हैं आपने दीगर लोगों को नहीं फैला। आइसोलेशन से पहले ही हमने एहतियात किया था। मैं किसी से हाथ नहीं मिलाता था, फासला हम रखते थे, और जो है वो हाथ धोने का अमल हम बहुत ज़्यादा करते हैं, सफाई का अमल रखते थे। दूसरा, गिलास का इस्तेमाल जो है दफ्तरों में, घरों के अंदर मैंने मना कर दिया था कि गिलास बिल्कुल एक दूसरे के इस्तेमाल ही ना करो, और उसकी जगह पानी की बोतलें इस्तेमाल करो। उस पर अपना उस पे अपना नाम लिख लो। गिलास के अलावा जो ये चाय की बोतलें होती, चाय के जो कप होते हैं ना, ये भी फैलाव का सबसे बड़ा जरिया है। तो इसमें भी जो है वो मैंने इनको एहतियात करने का कह दिया था हर जगह पे, और इसकी वजह से ये बहुत जरूरी चीजें हैं जिससे हमें ये करना चाहिए, और फासला रखना चाहिए, और मास्क पहनना बहुत जरूरी है। ठीक। मुबशिर सती साहब, जब टेस्ट आपका हो गया, पॉजिटिव आ गए, तो क्या कैफियत थी? क्या उस वक्त आपके जहन में ख्याल आया? सबसे पहला क्या आप सोच क्या थी उस वक्त, कैफियत क्या थी? ऐसा है समर साहब के जो मेरे वालिद साहब की जब आई ना पॉजिटिव रिपोर्ट आई, तो मुझे फॉर श्योर था कि मैं भी पॉजिटिव होऊंगा, क्योंकि मैं उनके साथ हॉस्पिटल गया हूँ, हॉस्पिटल में 3-4 चक्कर लगाए, मुझे पता था मैं भी पॉजिटिव होऊंगा। लेकिन जब उनकी रिपोर्ट आ गई तो उसके बाद DHO वाले ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया है। उन्होंने एक टीम हमारे घर में भेजी, जो हमारे घर में सबका सैंपल लिया गया, जिसमें से 3 बंदे हो डायग्नोज हो गए, जिसमें एक मैं भी था। मैं, मेरी वालदा और मिसेस भी डायग्नोज हो गए, मतलब घर के टोटल 4 हो गए। उसके बाद ये हुआ कि हम सब ने अलग-अलग अपने को कर लिया, 3 फ्लोर है, सब अलग-अलग हो गए बिल्कुल। बाकी जो नेगेटिव थे उनको अलग कर दिया। इवन के 22 दिन मैं अपने बच्चों के साथ भी नहीं मिला, मैं दूर से देख रहा था उनको। बहुत मुश्किल टाइम था, लेकिन बस अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया। और उसके बाद आफ्टर दैट नेगेटिव 2 दफा कंटिन्यूसली आ गया, तो फिर हम रिलीज हुआ। तो ये कैसे गुजारे 22 दिन, क्या करते रहे, मशगला क्या रहा इस दौरान? ज़रा लोग बड़ा सोचते हैं कि जब ये कैसे गुजरेगा पीरियड। ये 22 दिन ना पूछे समर साहब, मैं तो ये कहूंगा कि ये लाइफ के एक मुश्किल तरीन थे। लेकिन बस अपने कमरे में नमाज पढ़ी, और जो एहतियाती तदबीर लोगों ने बताई थी तो स्टीम ली और यही चीजें की।
इसके अलावा मतलब आपको बता रहा हूँ मैं बच्चों से भी नहीं मिल पाया। तो बस एक कमरे में अपने आप को रख लिया, वहीं पे खाना मिल जाता था, वो दे देते थे, हम खाना खा के वो डिस्पोजेबल वो जो होते हैं बर्तन उनमें करके डिस्पोज कर देते थे। ये 22 दिन हम बिल्कुल अंदर ही घर में क्वारंटाइन, एक कमरे में समझ लें, कमरे में बैठे। अच्छा, आपके अंदर कोई किसी किस्म की अलामतें कोई जाहिर हुई थी, कोई आसार शो हुए थे, या आप एसिम्प्टोमेटिक थे? बिल्कुल, मुझे बुखार हुआ है पहले, बहुत तेज ज्यादा। तो एक दिन जब हुआ, दूसरे दिन हुआ, तो मुझे पता चल गया था, मुझे भी पता चल गया था कि यार मैं इन्फेक्टेड हूँ। तो उसके बाद हमारा टेस्ट हुआ, DHA वाले आए, उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हम ठीक भी हो गए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सिम्टम्स, खांसी मुझे बहुत ज्यादा हो रही थी। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 2 या 3 सेकंड ऐसे थे कि उसके बाद मुझे खांसता था, बिल्कुल बात नहीं हो रही थी। तो घर पे सब, घर पे तमाम फैमिली मेंबर्स के अंदर अलामात जाहिर हुई थी, या कुछ के अंदर नहीं हुई अलामात जाहिर? नहीं, कुछ के अंदर नहीं हुई। जैसे मेरा भाई है, भाभी है, उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं हुई, वो बिल्कुल ठीक थे। तो उन टेस्ट उनका भी लिया गया और वो नेगेटिव निकले। जिनकी थी, मेरी वालिदा जो थी, उनको काफी ज्यादा खांसी थी, वो अभी जाके ठीक हुई हैं। जब मतलब लास्ट में मैं उनका पूछ रहा हूँ सती साहब, जो लोग इन्फेक्ट हुए, जिनका पॉजिटिव आया, उनमें कोई ऐसे भी थे कि जिनके अंदर अलामात बिल्कुल जाहिर ना हुई हो? नहीं, उनमें सबसे कम मैं ही था। मतलब मुझे 2 दिन बुखार ही हुआ और खांसी हुई है, जो मैं आपको बता रहा हूँ 2 दिन। उसके बाद 8-10 दिन बिल्कुल ठीक रहा हूँ। बाकी जो मेरे वालिदा है, उनको भी प्रॉब्लम हुई है, वालिद को भी हुई है, बाकी को हुई है। सही। डॉक्टर साहब, आप अपना बताइएगा, आप जब टेस्ट पॉजिटिव आया उसके बाद क्या आपके अंदर भी कोई अलामात जाहिर हुई थी, या एसिम्प्टोमेटिक थे आप? और वो जो क्वारंटाइन का पीरियड था, कितना मुश्किल था, कैसे आपने गुजारे वो 14 दिन या उससे ज़ायद जो भी आपने गुजारे? मुझे खांसी थी थोड़ी सी, लेकिन वो पीछे मेरा साइनसाइटिस का मसला था, वो पहले से आ रहा था 1-2 महीने से। वो मैं सब उसी के कंटिन्यूएशन ही समझा ले। और बाकी जो लोग थे कि किसी को कोई सिम्टम नहीं थे, ना किसी को खांसी ना बुखार। मुझे खांसी थी और बुखार भी थोड़ा सा हुआ था, और मोशन भी लग गए थे वो हॉस्पिटल जाके। और वो 2-3 दिन इस तरह रहा। फिर बाद में मैं बिल्कुल ठीक हो गया। हम टोटल वहाँ क्वारंटीन में 18 दिन रहे हैं। उस दौरान में और कोई किसी किस्म का सिम्टम हमें नहीं हुआ, किसी को मेरे बेटे को, मेरी बेगम थी, हालांकि उनको पहले खांसी थी मिसेस को, लेकिन बाद में वो भी ठीक हो गई, और किसी किस्म की कोई किसी को तकलीफ नहीं थी। तो ये दिन कैसे गुजरे? 17-18 क्वारंटाइन में वक्त हम 7 फैमिली के मेंबर थे, और एक कमरा उन्होंने हमें दे दिया, और गपशप लगाते रहते थे। टेंशन काफ़ी थी कि क्या हो गया। 7 भाई भी रहा, वो दिन ब दिन मतलब कि वो इम्प्रूव नहीं हुआ, दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती गई, और उसका भी फिक्र रहता था। और बाद में वो फिर फौत हो गया 2-4 दिन पहले, और उसकी काफ़ी टेंशन रही है। तो वक्त अच्छा गुजर जाता था। उन्होंने एक कमरा हमें अलहदा दे दिया था, बैठते थे। छोटा एक मेरा पोता था मोहम्मद मूसा, वो मोबाइल पे गेम खेलता रहता था। बेटा मेरा, वो दोनों थे, उन्होंने अपने लैपटॉप मंगा लिया, अपने ऑफिस का काम करते रहते थे। बड़ा बेटा मेरा वो कॉम्सर्ट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है, डॉक्टर अली अरशद, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। अच्छा। तो छोटा जो है मैकेनिकल इंजीनियर है, वो एक कंपनी में काम करता है, तो वो बैठ के अपना वो सारा ऑफिस का काम उधर करते रहते थे। तो टाइम इस तरह गुजर गया। मिसेस और मैं, हम सोते थे, लोगों के साथ गप लगा लेते थे। अमला भी काफ़ी अच्छा था, डॉक्टर भी आ जाते थे, वो भी गपशप लगा लेते थे। तो डॉक्टर साहब ये बताएं रिकवर हो जाने के बाद लगा, लेकिन जी गुजर गया। रिकवर हो जाने के बाद आपकी क्या अब क्या एहतियाती तदाबीर आप इख्तियार कर रहे हैं? अब क्या रूटीन है उसके फ़ौरन बाद की? अभी भी हम जो है ना, हमने ये सोशल डिस्टेंसिंग रखी हुई है, घर में ही रहते हैं। बाहर मैं तो बहुत कम निकलता हूँ। बेटे जाते हैं, वो अब चीज़ें वगैरह कोई ले आते हैं खाने पीने की, या जो चीज़ ज़रूरत हो वो ले आते हैं। सही। मैं खुद जो है अभी क्लिनिक में करता हूँ शाम को, वो भी मैंने बंद किया हुआ है। ईद के बाद फिर जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो फिर ही हम खोलेंगे। ठीक। तो बाकी और कोई इशू नहीं है। मोहल्ले में भी सारे लोग जो है तावन करते हैं, मिलते रहते हैं। ठीक है, वो ठीक है। सरदार खालिद जावेद साहब, आपका क्वारंटाइन में कैसे गुजरा टाइम आपका? आप तो बता रहे हैं आप हॉस्पिटलाइज भी हो गए थे। कैसे ये, कितने तल्ख दिन थे, कितने मुश्किल ये दिन थे आपके लिए, और आपने कैसे गुजारे ये दिन?
जी, जब मैं हॉस्पिटल में था तो ज़ाहिर है उस वक्त मुझे बहुत तकलीफ थी ना, सांस लेने में बहुत दुश्वारी थी। और लेकिन मुझे जो सपोर्ट थी ना मेरे दोस्तों की, फैमिली की, यहाँ से पाकिस्तान से, तो वो काफ़ी मुझे हिम्मत मिली है, इनकरेजमेंट मिली है। और वहाँ जो हॉस्पिटल में वार्ड में मेरे साथ मरीज थे, बल्कि मैं उनको भी हौसला देता था कि आप घबराएं नहीं, क्योंकि इस कोरोना का खौफ बहुत होता है लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। तो डर तो होना चाहिए, घबराहट, देखो इतना ज्यादा खौफ नहीं, ऊपर तारी नहीं कर लेना चाहिए अपने ऊपर, एहतियात की हद तक डर होना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि बाद लोग इतने खौफ में मुब्तला हो जाते हैं कि वो नाउम्मीद हो जाते हैं। तो नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है, और हौसला रखना चाहिए। बेशक। और उसके अलावा जब मैं वहाँ ठीक हो गया, तकरीबन कोई 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद, तो फिर उन्होंने मुझे एहतियात रखा है मजीद चंद दिन ना। सही। तो फिर उसके बाद जो है घर भेज दिया है। ठीक। और मुझे वीकनेस बहुत हो गई है, तकरीबन 7 से 8 किलो वेट लूज हो गया है मेरा। तो अब मैं घर ही हूँ, घर में वो मैं विटामिन टैबलेट ले रहा हूँ, विटामिन डी और सी, ठीक, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए ये जरूरी चीजें हैं, विटामिन। अच्छा, विटामिन जरा लेने चाहिए। खुराक भी अच्छी रखनी चाहिए, अच्छी खुराक, सेहतमंद खुराक होनी चाहिए, सेहतमंद और अच्छी खुराक होनी चाहिए, ताकि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़े। विटामिन लेते रहें। एक यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे हम टेस्टिंग के मामले को, कि आज मुल्क में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस डर से कोरोना का टेस्ट नहीं करवाते, इस डर से उन्हें उनके अंदर अगर अलामात ज़ाहिर हो भी जाएं, वो बताते नहीं हैं कि मुआशरे में शायद इसे बहुत बुरा समझा जाएगा। तो ये बुरा नहीं है, बताना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए, टेस्ट करवाएं। कोई इतनी खास बड़ी बात या मुश्किल बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बदकिस्मती से मुआशरे के अंदर इसे बुरा समझा जाने लगा है, लेकिन नहीं होना चाहिए। अब ये जो हमारे पास सर्वाइवर मौजूद है, इन्होंने कैसे इनकरेज हुए टेस्ट के लिए, और ये पैगाम इनका हम आपके लिए लेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। आज प्रोग्राम में हमने ख़ुसूसी तौर पर दावत दी है उन शहरियों को जो कोरोना से लड़कर सेहतयाब हुए हैं, और ये ख़ुसूसी प्रोग्राम हम उनके साथ कर रहे हैं, उनके तजुर्बात आप तक पहुंचा रहे हैं और क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस प्रोग्राम की वसातत से। अब कुछ टेस्टिंग की अगर बात कर ली जाए, बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं करवाते, घबराते हैं कि शायद इसे बुरा समझा जाएगा, लोग शायद उन्हें मिस ट्रीट करें। अगर उनका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो टेस्ट आपको करवाना चाहिए, इससे घबराना नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ा मैं टेस्टिंग का अगर बता दूं कि दुनिया में क्या तनासुब है टेस्टिंग का, पाकिस्तान में क्या है, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा टेस्टिंग डेनमार्क में हो रही है, जहाँ पे 1000 अफराद में हर 40 अफराद का टेस्ट किया गया है या किया जा रहा है। इटली में 1000 अफराद में से 33 अफराद के टेस्ट हो रहे हैं। और बात की जाए अमेरिका की, जहाँ सबसे ज़्यादा केसेस है, वहाँ 1000 में से 22 अफराद के टेस्ट हो रहे हैं। बरतानिया की बात करें तो बरतानिया में 1000 अफराद में 16 अफराद के, हर 16 अफराद के टेस्ट हो रहे हैं। और पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ टेस्टिंग चूँकि बहुत कम है, यहाँ पाकिस्तान में 1000 अफराद में एक शख्स का टेस्ट हो रहा है। जो टोटल टेस्टिंग हमारी हो रही है वो कम है, इसे बढ़ाना होगा हमें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस सामने आ सकें और बेहतर अंदाज में हम एहतियाती जो इक़दामात हैं, तदाबीरें, वो भी इख्तियार की जा सके। और जो अगर क्वारंटाइन करना है किसी जगह पे, लॉकडाउन करना है, चूँकि अब हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा मदद मिलेगी तभी जब टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी। फैसल अली साहब, जो मैंने बात की कि आज लोग टेस्ट नहीं करवा रहे, लोग थोड़े घबरा गए हैं इस चीज़ को लेकर, कोरोना को लेकर के अगर मेरा पॉजिटिव आ गया तो शायद लोग मुझे बुरी निगाह से देखेंगे, मुझे मिसट्रीट ना किया जाए। सोसाइटी के अंदर बदकिस्मती से ये बन चुका है। क्या पैगाम देंगे लोगों को? अगर आप में थोड़ी सी भी अलामात ज़ाहिर होती हैं तो टेस्ट तो करवाना चाहिए, लोग टेस्ट नहीं करवा रहे, नहीं आते अस्पतालों में। बिल्कुल समर अब्बास भाई, टेस्ट कराना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अगर आपको शक हो जाए, अगर आपका टेस्ट नहीं हो रहा और आपको लग रहा है कि आप में 1 या 2 सिम्टम्स आ गए हैं, तो आप सेल्फ आइसोलेशन में चले जाए। गवर्नमेंट के पास अब बहुत कम जगह रह गई है,
जो भी आइसोलेशन और क्वारंटाइन वार्ड्स हैं उनमें, तो मेरी दरख्वास्त ये है कि आप टेस्ट बिल्कुल कराएं, और अगर नहीं करा सकते और आपको लगता है कि आपके अंदर 1-2-3 सिम्टम्स आ गए हैं, तो आप सेल्फ आइसोलेशन में चले जाएं, ताकि आपके घर वाले महफूज हो जाएं, आपका मोहल्ला महफूज हो जाए, और ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक और भी बात बताऊं, समर भाई, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, ये कि नमूनिया इसमें जो होता है ना, ये आपके लंग्स पे अटैक करता है, कोरोना जो है, और आपके लंग्स में जब अटैक करता है तो आपको नमूनिया हो जाता है। आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आप जो है वो नमूनिया में ना जाए, और अगर नमूनिया में आप चले भी जाते हैं तो एहतियाती बहुत ज़्यादा तदाबीर हैं जिनको आपको अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको आराम करना है, बिल्कुल बेड रेस्ट करना है, और नमूनिया के अगर सिम्टम्स आपके अंदर डेवलप होते हैं, वो सांस, जैसे मुझे भी जो है वो सांस की तकलीफ हो गई थी, 3 दिन जो है मैं सांस की तकलीफ में रहा था, और इसमें जब मेरा एक्सरे हुआ तो पता चला कि मेरे अंदर नमूनिया डेवलप हुआ है, और ये तकरीबन हर दूसरे पेशेंट के अंदर ये नमूनिया डेवलप करता है, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है। तो आपको मेडिसिन वगैरह भी ली फैसिलिटी साहब? मेडिसिन क्या ली आपने इस दौरान? मेडिसिन वगैरह आपने क्या ली? एंटीवायरल मुझे दी है आर्बिडॉल। आर्बिडॉल एक दवाई है जो कि चाइना से आई है, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में वैसे नमूनिया की दूसरी मेडिसिन अवेलेबल है जो कि वो दे रहे हैं, और मुझे चाइनीज इन्होंने आर्बिडॉल दी, और दूसरा कलुंजी जो है उसका इस्तेमाल मैंने किया, और भाप लेना जो है वो बहुत जरूरी होता है नमूनिया जब डेवलप हो जाए, और लौंग जो है वो आप भाप के अंदर डाल दें, 3-4-5 जो है वो उसके टुकड़े, ताकि एंटी इन्फ्लेमेशन की जो है वो उसमें क्वालिटीज होती हैं, और आपकी गले के अंदर जो सूजन होती है और आपको जो सांस की तकलीफ होती है वो इसमें बेहतरी करती है। और नींबू का इस्तेमाल करें, और विटामिन सी जो है वो इंटेक थोड़ा सा बढ़ा दें। उससे ये होता है कि बाज़ औक़ात आपको लूज मोशंस हो जाते हैं, तो विटामिन सी जो है वो आप इंटेक इसका रखें, ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत रहे और आप इसको फाइट कर सकें। और ये आप एक दफा नेगेटिव हो गए तो ये दोबारा भी हो सकता है आपको, और दोबारा भी जो है वो आपको ये अटैक करके बहुत ही सीवियर नुकसान पहुंचा सकता है। फिर भी हालांकि आपके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी होती हैं और आपके अंदर रेजिस्टेंस पावर भी डेवलप हो चुका होता है, फिर भी आपको बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, और आप एहतियात करेंगे तो फिर वही आपका मोहल्ला, आपका घर, आपका इलाका जो है वो महफूज रहेगा। ऐसा ही है, एक शख्स से बहुत ज्यादा दर्जनों में अफराद मुतासिर हो सकते हैं, सैकड़ों में मुतासिर हो सकते हैं, तो एहतियात और एहतियात, चाहे आप रिकवर हो चुके हों। डॉक्टर साहब, आप ज़रा बताइएगा कि इस दौरान आपने क्या मेडिसिन वगैरह ली जब आप पॉजिटिव आ गए, और जो टेस्टिंग की हम बात करें कि टेस्टिंग लोग नहीं करवाते, आपकी तरफ आपके दोस्तों का, रिश्तेदारों का क्या बिहेवियर रहा जब आप पॉजिटिव आ गए? कोई चेंज आई रवैयों में लोगों के, जिसकी वजह से लोग आज टेस्टिंग नहीं करवा रहे, थोड़ा घबरा रहे हैं कि शायद लोगों के रवैये हमारे लिए चेंज हो जाए सोसाइटी के अंदर? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कोई इश्यू नहीं हुआ। ये स्टिग्मा नहीं है, ये एक बीमारी है जिससे जस्ट लाइक फ्लू की तरह ही है। फ्लू वायरस, ये फ्लू उसी फैमिली का ये वायरस है। तो इसमें मतलब आपने कोई गलत काम तो नहीं किया इस वजह से आपको हुआ है, इसमें स्टिग्मा वाली तो बात ही को नहीं है। जस्ट मतलब कि एक वबा आई है फ्लू की, वो आपको भी हो गई है। तो टेस्ट जो है ना लाजमी, जिसमें भी थोड़ी बहुत भी कोई इंडिकेशन हो, इंडिकेशन में स्क्रीनिंग आजकल बहुत ज़्यादा नेट पे चाह रहे हैं, स्क्रीनिंग फार्म है, ये अगर है तो ये करें, ये है तो ये करें। इसमें ये है कि अगर आपको खांसी है, आपको बुखार है, आपका जो सांस छोटा हो रहा है, दुश्वारी सांस लेने में आ रही है, तो आप अपने टेस्ट करवाएं। और दूसरा ये है कि अब किसी पॉजिटिव कॉन्टेक्ट जो पॉजिटिव पेशेंट है उसके साथ आपका कॉन्टेक्ट हुआ है, तो अगर सस्पेक्टेड कॉन्टैक्ट है तो फिर भी आप टेस्ट करवाएं। उसके उन्होंने स्क्रीनिंग फॉर्म में नंबर भी ज़्यादा होते हैं। मैं 2 नंबर दिया, टोटल 10 नंबर हैं, तो उसमें से पॉजिटिव कॉन्टैक्ट के 2 नंबर हैं, और नमूनिया का आधा नंबर है, खांसी का आधा नंबर है। इस तरह करके स्क्रीन अगर आपके 3 नंबर हैं, यू आर स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट फॉर द कोरोना, तो उस सूरत में आपको टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। बहरहाल नटशेल ये है कि अगर आपको खांसी है, बुखार है, दोनों चीज़ें हैं, और साथ का आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है, तो आप टेस्ट अपना ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये उसकी वबा का सीज़न है। और कोई मेडिसिन भी लिया आपने डॉक्टर साहब? कोई कि आपको कोरोना ही हो, कोई मेडिसिन वगैरह भी लिया आपने? कोई कराना चाहिए, उससे घबराना चाहिए। जिन दिनों हम हॉस्पिटल में रहे हैं, इनिशियल 5 डेज़ के लिए इन्होंने हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और मलेरिया वाली दवा और अजिथ्रोमाइसिन है, एक एजोमैक्स
जो एंटीबायोटिक है वो उन्होंने दिया था। उस वक्त यही थी, मतलब कि जो प्रिवेलिंग था वो ये दोनों काम करती हैं। ये ट्राई भी हो चुकी थी, चाइना में ट्राई हो चुकी थी और दूसरी जगहों भी ट्राई हो रही थी। अभी जो दूसरी दवाइयाँ आ रही हैं, एंटीवायरल ड्रग्स आ रही हैं और काफ़ी सारी दवाइयाँ जो आ रही हैं, और भी इलाज के दूसरे तरीके भी आ रहे हैं, जैसे ये प्लाज्मा थेरेपी आपने सुना होगा, बिल्कुल इसका बड़ा शोर है पाकिस्तान के अंदर। वो भी जो पेशेंट रिकवर हो गए हैं जिनमें एंटीबॉडीज़ एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, तो वो एंटीबॉडीज़ लेके उनको वो उसी तरह। डॉक्टर साहब, टोटके भी, आप क्योंकि खुद डॉक्टर हैं, जरा बताइएगा, ये टोटके भी बहुत ज़्यादा आजकल चलते हैं, टोटके भी बहुत ज़्यादा बयान किए जाते हैं सोशल मीडिया पे। क्या होना चाहिए लोगों, क्या करना क्या चाहिए लोगों को, आप क्या एडवाइस करते हैं? और खुराक के एतबार से भी ज़रा बताइएगा, खुराक किस तरह की होनी चाहिए, हेल्दी खुराक, क्या उसमें खाएं लोग? नहीं, टोटकों की कोई ऐसी इतनी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ओवरऑल आपकी जो खुराक जो है वो बैलेंस डाइट, मतवाजन खुराक आपको लेनी चाहिए, जिसमें आपके सब्जियां भी हों, फल भी हों, गोश्त भी हो, दूध भी हो, हर चीज़ जो आपकी खुराक वैरायटी भी होनी चाहिए। मुख्तलिफ चीज़ें आप लें ताकि आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिले, आपको मिल के फल और सब्ज़ी बहुत ज़रूरी है, इसमें आपको वाइटामिन्स मिलती है, आपको मिनरल्स मिलते हैं, और बाकी दूसरी चीज़ें जो हैं उनमें आपको एनर्जी मिलती है, जैसे गन्ना में उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, ये चीज़ें। लेकिन आपकी खुराक जो आपकी ज़रूरत है ना, वो आपको सब कुछ मिलना चाहिए, वाइटामिन्स भी मिलने चाहिए, मिनरल्स भी मिलने चाहिए, आपको एनर्जी भी मिलनी चाहिए। ठीक, एक मुतवाज़न ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। खास नहीं है, लेकिन इन्हीं मुतवाज़न ग़िज़ा। ठीक, बाकी कहते हैं कि ये बीमारियों में आपको मुतवाज़न ग़िज़ा और एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा लें। एंटीऑक्सीडेंट्स में आता है ये विटामिन सी है, आपका लेमन है, आपके ये फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें, सिट्रस फ्रूट्स फिर आगे। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तो चूँकि अब हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, आज बड़ा अहम इजलास हुआ है NCC का, जिसमें बड़े अहम फैसले हुए। एक तो तालीमी इदारे फिल वक्त नहीं खुल रहे, 15 जुलाई तक बंद रहेंगे, 1 जून को फिर से मीटिंग करके उसमें फैसला होगा कि आए खोलने नहीं खोलने। ट्रेन के वाले से, ट्रांसपोर्ट के वाले से फैसला यही हुआ है कि फिल वक्त नहीं खोलनी, और दुकानें जो हैं अब वो खोली जाएंगी फजर से 5 बजे तक, हफ्ते में 5 दिन के लिए, लेकिन SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके हम गवर्नमेंट्स के लिए भी इन कोरोना सर्वाइवर्स का पैगाम लेंगे कि हुकूमतों को क्या करना चाहिए। चूँकि इस वक्त एक बहुत जब हम इस वबा से लड़ रहे हैं तो सियासी लड़ाई भी चल रही है, बहुत ज़्यादा सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी हो रही है। तो ये लोग जो इस कैफियत से गुजरे हैं, ये गवर्नमेंट्स के लिए क्या पैगाम देने जा रहे हैं, इनसे पैगाम लेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। एक तरफ हम कोरोना वबा के साथ लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ सियासी लड़ाइयाँ भी काफ़ी ज़्यादा मुल्क के अंदर चल रही है। मैं किसी एक पार्टी की, किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं करूँगा, ओवरऑल जो ट्रेंड है वो कोई इतना हौसला अफजा नहीं है अगर हम पॉलिटिकल एतबार से देखें। गो के फैसले NCC के अंदर, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अंदर मुशावरत से होते हैं, लेकिन सियासी पॉइंट स्कोरिंग इस वक्त वो भी अपनी पीक पे। फैसल रेदी साहब, जब आप इस बीमारी से लड़ रहे थे, आपकी तरह के और लोग भी 25,000 के करीब लोग इस वक्त इन्फेक्टेड हैं, आप तो रिकवर हो चुके हैं, तो जब आप इस बीमारी से लड़ रहे थे तो आप मुल्क की सियासी क़यादत को आपस में लड़ता देख रहे थे, क्या उस वक्त आपके जहन में ख्याल आता था उनके बारे में? मैसेज क्या देंगे? आज मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, किसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए मैं चाहता हूँ आप लोगों का मैसेज जाए कि आपस की लड़ाई झगड़े छोड़ें, इस बीमारी से पहले लड़ने। लेकिन सरवर भाई, ये सियासत करने का टाइम नहीं है। इसमें अगर हम सियासत करने बैठेंगे तो बहुत ही लोगों को नुकसान पहुंचेगा और कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, तो कोई भी प्लान जो बनेगा उस पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। इसलिए जैसे मिसाल है, वियतनाम की मिसाल है, नेपाल की मिसाल है, दीगर और दूसरे ममालिक की मिसाल है कि उन्होंने सिर्फ 1 महीने का लॉकडाउन किया और बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से किया। तो बीमारी जिस घर में थी उस घर से बाहर नहीं निकली, और बहुत ही अच्छा, वैसे भी 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद ये बीमारी खुद ही चली जाती है। इसका इलाज जो है वो जरूरी नहीं होता, बस आपको एहतियाती तदाबीर करनी है। तो वो उनके घरों के अंदर ही खत्म हो गई और बाहर नहीं निकली। और दूसरा, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत थी तो वो इतनी बड़ी आबादी में इतनी नहीं फैली थी, जिसकी वजह से उनको वो हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज मिल गई।
इसलिए जो है तमाम सियासतदानों से मेरी तमाम सियासतदानों से अपील है कि आप मिलके एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और सख्ती से 15 दिन का या 1 महीने का लॉकडाउन कर लें। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये लॉकडाउन जो है वो 3-4 महीनों तक आपको ठीक है, आपस में ना लड़े, इस बीमारी से लड़े, यही आपका मैसेज है। मुबश्शिर सत्ती साहब, आप जब इस बीमारी से लड़ रहे थे मुल्क के अंदर, आप यकीनन देखते रहे होंगे, टीवी आपने ज़्यादा देखा होगा उस दौरान, कि सियासी क़यादत की एक दूसरे पे बयानबाजी का सिलसिला बहुत तेज़ था। क्या उस वक्त आपके जहन में ख्याल आता था? क्या आप उनके बारे में सोचते थे कि हम बीमारी से लड़ रहे हैं या आपस में लड़ रहे हैं? क्या मैसेज देंगे इर्रेस्पेक्टिव आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, मैं या सूबे की या फेडरल की बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट की, ओवरऑल सबके लिए क्या आपकी सोच थी? क्या पैगाम देंगे आज ने? सर, क्योंकि हम इधर मरीज थे, हम पूरा दिन घर में बैठे रहे, एक कमरा था, हम सिर्फ टीवी देख सके रहे, और यकीन जानिए इतना ज्यादा अफसोस हुआ इस बात पे कि इधर हम लोग जो हैं बैठे हुए हैं, हमें कोई एक बंदा जरा सी कोई बात ऐसी कर देता ना, हमारा दिल खुश हो जाता। लेकिन हमने यही देखा है कि एक हुकूमत दूसरी को कह रही है, दूसरी अपोजिशन को कह रही है, किसी ने किसी की कोई नहीं सुनी। ग्राउंड रियलिटी हो रहा है, ग्राउंड पे वो कुछ नहीं कर रहे और बस एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं। तनकीद बराए तनकीद की है किसी ने, तनकीद बराए इस्लाह किसी ने भी नहीं की। और ये देख के यकीन जाने जो हम लोग बीमार थे ना, हमारा दिल बड़ा जला है कि यार इनको ये चाहिए कि ये आके हमारी दाद रस्सी करें, लेकिन नहीं। ठीक है, डीमोरलाइज होते हैं मरीज, सियासी क़यादत के लिए ये पैगाम है कि वो आपस की लड़ाई को छोड़ के कोरोना वबा से लड़े। सरदार खालिद जावेद साहब, बरतानिया के अंदर सियासी क़यादत का क्या एटीट्यूड है वहाँ पे अपोजिशन का, गवर्नमेंट की तरफ इस बीमारी को लड़ने के वाले से, पॉलिसीज़ के अतबार से? जी, इस मामले में यहाँ जो है ना, जब भी कोई इस तरह के क्राइसिस होते हैं, अपोजिशन वाले जो है वो हमेशा हुकूमत के साथ होते हैं। वो अपने पाकिस्तान वाली सियासत यहाँ नहीं होती है, यहाँ पॉजिटिव सियासत होती है। तो आज प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग बुला रहे हैं, तो ये जो लॉकडाउन है, रिस्ट्रिक्शन है, वो आज रिव्यू हो रहा है उससे। वो कुछ आसानियां पैदा करने चाहते हैं, जिस तरह जो बिल्डर्स वगैरह हुए और कुछ ठीक आप उनको दोबारा रीओपन करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाजरीन, ये वो तमाम शहरी थे जो कोरोना वबा से जिन्होंने फ़ाइट किया और सहजाब हुए हैं, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ इन्होंने टेस्टिंग भी करवाई, इन्होंने एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की, जिसके बाद ये रिकवर हुए हैं। और तमाम शहरियों के लिए इनका पैगाम आज के इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से यही है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, एहतियात करें, ख़ुद को भी महफूज रखें, अपने ख़ानदान को भी, अपने दीगर जो मोहल्ले के लोग हैं, दीगर शहरी हैं, उन्हें भी इससे महफूज रखें। और सियासी क़यादत के लिए इस शो के प्लेटफॉर्म से कोरोना सर्वाइवर्स का ये पैगाम है कि जब आप आपस में लड़ते हैं तो ये लोग डीमोरलाइज होते हैं, जो कि इस वक्त इस बीमारी से लड़ रहे हैं। तो पैगाम सियासी क़यादत के लिए यही है कि आपस में लड़ने के बजाय मिल के इस बीमारी के खिलाफ लड़ें। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।